Hello everyone and welcome back to my YouTube channel The Literature Talks। आज हम बात करेंगे फ्लैनरी ओकॉनर की शॉर्ट स्टोरी एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज के बारे में, जो 1961 में पहली बार पब्लिश हुई थी। यह स्टोरी रेशियल इंटीग्रेशन के बाद के अमेरिका की बात करती है, जब लीगली ब्लैक्स और वाइट्स को इक्वल राइट्स मिल चुके थे, लेकिन एक्चुअली दोनों कम्युनिटीज के बीच टेंशन, रिसेंटमेंट और आइडेंटिटी का क्राइसिस स्टिल डीपली प्रेजेंट था। ये स्टोरी इसलिए पावरफुल है क्योंकि इसमें कोई क्लियरली गुड कैरेक्टर नहीं है और कोई क्लियरली इविल कैरेक्टर नहीं है। हर कोई अपने अपने बायसेस के साथ जी रहा है और हर कोई सोच रहा है कि वो सही है। इस वीडियो के एंड तक आप लोग इस स्टोरी का प्लॉट, कैरेक्टर्स, थीम्स और सिंबल्स इतने क्लियरली समझोगे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आप कॉन्फिडेंटली लिख पाओगे। एन फ्लैनरी ओकॉनर ऑथर का बैकग्राउंड। एन फ्लैनरी ओकॉनर जॉर्जिया में पैदा हुई थी और उनकी लाइफ शॉर्ट लेकिन रिमार्केबल थी। उन्होंने 2 नॉवेल्स, 32 स्टोरीज और काफ़ी सारे एसेजेस लिखे। कॉलेज में वो कार्टून्स भी बनाती थीं और उनके कॉलेज मैगजीन और कैंपस न्यूज़पेपर में उनके इलस्ट्रेशंस प्रिंट होते थे। 1964 में लूप्स डिजीज़ की वजह से सिर्फ 39 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। नो कॉर्नर एक डीपली रिलीजियस रोमन कैथोलिक राइटर थी। एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ लोग इंक्रीजिंगली सेक्युलर हो रहे थे। वो खुद को लिबरल या पॉलिटिकल नहीं कहती थी, लेकिन उनकी राइटिंग में अमेरिकन साउथ की रेशियल रियलिटी और सिविल राइट्स मूवमेंट का रिफ्लेक्शन क्लियरली दिखता था। उनकी पोस्ट्यूमसली कंपाइल्ड शॉर्ट स्टोरीज को 1972 का यूएस नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन मिला। नए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। स्टोरी को समझने की बुनियाद में स्टोरी को समझने के लिए सिविल राइट्स मूवमेंट का कॉन्टेक्स्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, और ये एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली पूछा जाता है। न डिकेड्स तक ब्लैक अमेरिकन्स को वाइट अमेरिकन्स के बराबर राइट्स नहीं मिले थे। पब्लिक स्पेसेस सेग्रीगेटेड थे, यानी ब्लैक्स और वाइट्स के लिए अलग सीट्स, अलग स्कूल्स, अलग रेस्टोरेंट्स। 1954 में एक लैंडमार्क मोमेंट आया जब सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि पब्लिक स्पेसेस में कलर के बेसिस पे सेग्रीगेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यह एक हिस्टोरिक लीगल विक्ट्री थी, लेकिन लीगली कुछ होना और सोशली कुछ होना दो अलग चीज़ें हैं। ब्लैक्स और वाइट्स अब लीगली सेम बसेस में ट्रैवल कर सकते थे, सेम स्कूल्स में पढ़ सकते थे, सेम जॉब्स होल्ड कर सकते थे, लेकिन दोनों कम्युनिटीज़ के दिल में रिसेंटमेंट थी। वाइट्स एक स्लिपिंग सोशल ऑर्डर देख रहे थे जहां उनकी सुपीरियॉरिटी खत्म हो रही थी। ब्लैक्स एक लॉन्ग ओवरड्यू डिग्निटी और इक्वालिटी क्लेम करने की कोशिश में थे, लेकिन उन्हें डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन की वजह से ट्रस्ट आना मुश्किल था। यह टेंशन ओकॉनर की स्टोरी का कोर है। नस्मरी। पूरी स्टोरी को समझो। नेक शाम जूलियन चेस्टनी, जो एक रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट है, अपनी मदर मिसेस चेस्टनी को उसके वेट रिड्यूसिंग क्लासेस तक वाईएमसीए में अकम्पनी कर रहा है। मिसेस चेस्टनी इंटीग्रेशन के बाद से अकेले बस नहीं लेती, क्योंकि अब ब्लैक्स भी सेम बस में ट्रैवल करते हैं। ये छोटी सी डिटेल स्टोरी में बहुत कुछ रिवील करती है, यानी उसकी डिस्कम्फर्ट इंटीग्रेशन को लेकर। घर से निकलते वक्त मिसेस चेस्टनी अपनी नई हैट के बारे में कमेंट करती है। पूरा नेबरहुड डिटेरियोरेटेड है, लेकिन जूलियन उसके बारे में इमेजिन करता है कि वो कंट्री साइड में किसी अच्छे घर में रहता। मिसेस चेस्टनी अपने एंसेस्टर्स की ग्लोरी के बारे में बात करती है, ग्रैंडफादर के प्लांटेशन फील्ड्स, फैमिली की पास्ट स्टेटस। जूलियन इरिटेटेड हो जाता है और कह देता है कि स्लेवरी के दिन ख़त्म हो गए। मिसेस चेस्टनी कहती है कि ब्लैक्स को राइज करने का हक है, लेकिन ऑन देयर ऑन साइड ऑफ द फेंस, मतलब वाइट्स से अलग। न बस स्टॉप पे जूलियन अपनी टाई रिमूव करता है और मदर उसे स्कोल्ड करती है कि वो थग जैसा लग रहा है। जूलियन कहता है कि कल्चर मन में होती है, अपीयरेंस से नहीं। मिसेस चेस्टनी कहती है कि कल्चर इन द हार्ट है, और इन हाउ यू डू थिंग्स, और हाउ यू डू थिंग्स इज बिकॉज ऑफ हु यू आर। ये एक सिग्निफिकेंट डायलॉग है जो दोनों की वर्ल्ड व्यू रिवील करता है। नब्स में बोर्ड करते वक्त मिसेस चेस्टनी रिलीव्ड होती है कि कोई ब्लैक पर्सन बस में नहीं है। वो एक वाइट वुमन से कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है और जूलियन के बारे में बात करती है कि वो टाइपराइटर्स बेचता है लेकिन राइटर बनना चाहता है।
जूलियन अपने मेंटल बबल में स्लिप हो जाता है जहां वो अपनी मदर को ऑब्जर्व करता है और जज करता है। स्टोरी में एक पावरफुल कोट है इस मेंटल बबल के बारे में। इट वॉज अ काइंड ऑफ मेंटल बबल इन विच ही established himself when he could not bear to be a part of what was going on around him. From it he could see out and judge, but in it he was safe from any kind of penetration from without. ये जूलियन की साइकोलॉजी को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। वो सोचता है कि वो लिबरल और एनलाइटेंड है, लेकिन एक्चुअली वो रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है। एक वेल ड्रेस्ड ब्लैक मैन बस में बोर्ड करता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। जूलियन उसे अनकंफर्टेबल फील कराना चाहता है अपनी मदर को लेसन सिखाने के लिए, तो वो ब्लैक मैन से लाइटर मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ये एम्बैरेसिंग हो जाता है क्योंकि जूलियन स्मोक भी नहीं करता। ब्लैक मैन को भी अवकवर्ड लगता है। ये इंसिडेंट दिखाता है कि जूलियन एक्चुअली ब्लैक पीपल से कनेक्ट ही नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी कोशिश करें। एंड फिर एक सलन लुकिंग ब्लैक वुमन एक बेबी के साथ बस में बोर्ड करती है। जूलियन नोटिस करता है कि वो ब्लैक वुमन एग्जैक्टली वही हैट पहन रही है जो जूलियन की मदर ने पहनी हुई है। जूलियन सोचता है कि यह इंसिडेंट उसकी मदर को एक परफेक्ट लेसन देगा, लेकिन मच टू हिज बिविल्डरमेंट उसकी मदर इस इंसिडेंट से अम्यूज्ड हो जाती है। शॉक्ड नहीं, वो बेबी के साथ खेलने लगती है। जूलियन जानता है कि उसकी मदर लम्प्ड ऑल चिल्ड्रेन ब्लैक एंड व्हाइट इनटू द कॉमन कैटेगरी क्यू। ब्लैक वुमन अपने बेबी को जूलियन की मदर से दूर खींचती है। न दोनों वुमन एक ही स्टॉप पे उतरती हैं। जूलियन को एक टेरेबल इंट्यूशन होती है कि उसकी मदर इस बेबी को पेनी देने की कोशिश करेगी, उसकी ग्रेशियस प्रिटेंशियसनेस में, और एग्जैक्टली वही होता है। डिस्पाइट जूलियन की मल्टीपल वार्निंग्स, मिसेस चेस्टनी बेबी को पेनी देती है। ब्लैक वुमन इन्फ्यूरिएटेड हो जाती है और एक्सक्लेम्स करती है, ही डजंट टेक नोबडीज पेनी। फिर वो अपना पर्स स्विंग करती है और जूलियन की मदर को ग्राउंड पे गिरा देती है। नोलियन अपनी मदर को उठाता है और उसे लेक्चर देता है कि वो कितनी आउटडेटेड है, कि अब एक भी ब्लैक पर्सन उसकी कंडेसेंडिंग पेनी नहीं लेगा। वो ये भी कह देता है कि हेड ब्लैक वुमन पे उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब वो उसकी आर्म पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी मदर की कंडीशन सीरियस है। उसकी मदर कह रही है कॉल ग्रैंडपा और कैरोलाइन, बट वो लोग जो काफ़ी पहले गुजर चुके हैं। जूलियन भागता है हेल्प के लिए, लेकिन कोई नहीं मिलता और मिसेस चेस्टनी की डेथ हो जाती है। नैनालिसिस, स्टोरी को गहराई से समझो। न पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है एम्बिग्यूटी। इस स्टोरी में कोई कैरेक्टर पूरी तरह ईविल नहीं है और कोई कैरेक्टर पूरी तरह गुड नहीं है। जूलियन की मदर की गलतियां हैं, वो रेसिस्ट एटीट्यूड रखती है, लेकिन वो जेन्युइनली कार्वर से प्यार से खेलती है। वो पेनी आउट ऑफ काइंडनेस देती है, पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड की वजह से ज़रूरी नहीं। जूलियन अपने आप को लिबरल समझता है, लेकिन वो एक्चुअली ब्लैक पीपल से कनेक्ट ही नहीं कर सकता। और वो जो भी करता है अपनी मदर को इरिटेट करने के लिए करता है, ना कि जेन्युइन कनेक्शन के लिए। ओकॉनर ने डिलिबरेटली ये एम्बिग्यूटी क्रिएट की है ताकि रीडर किसी एक कैरेक्टर को हीरो या विलन ना माने। दूसरा पॉइंट है आइडेंटिटी का स्ट्रगल। हर कैरेक्टर इस स्टोरी में अपनी आइडेंटिटी को या तो मेंटेन या रिडिफाइन करने की कोशिश में है। मिसेस चेस्नी का फेमस डायलॉग है कि इफ़ यू नो हु यू आर यू कैन गो एनीवेयर। लेकिन जूलियन का रिस्पॉन्स इक्वली पावरफुल है। Knowing who you are is good for one generation only. You haven't the foggiest idea where you stand now. दोनों के बीच ये जनरेशनल गैप ही स्टोरी का सेंट्रल टेंशन है। ब्लैक मैन बस में भी अपनी न्यू फाउंड रिस्पेक्टेबिलिटी असर्ट करना चाहता है, इसलिए वो डिलिबरेटली क्वाइट रहता है और न्यूज़पेपर पढ़ता है। कार्वर की मदर भी अपनी डिग्निटी असर्ट करती है, इसलिए वो अपने बेटे को जूलियन की मदर के पास नहीं जाने देती और पेनी रिफ्यूज करती है। न तीसरा पॉइंट है नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट। मिसेस चेस्टनी की पूरी पर्सनालिटी पास्ट में एनकर्ड है। ग्रैंडफादर एक प्रॉस्परस लैंडओनर था, ग्रेट ग्रैंडफादर गवर्नर था, फैमिली का एक ग्लोरियस हिस्ट्री था, लेकिन वो नेबरहुड जहां वो अब रहते हैं डिटेरियोरेटेड है। जूलियन फ्रस्ट्रेशन में अपना आर्म स्वीप करता है और कहता है कि लुक अराउंड यू एंड सी वेयर यू आर नाउ।
ये नॉस्टैल्जिया मिसेस चेस्नी को प्रेजेंट रियलिटी से ब्लाइंड कर देता है और यही उसकी ट्रेजेडी है। न सिंबल्स, हैट और पेनी। न हैट इस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल है और एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि बोथ द वुमन, मिसेस चेस्नी और कार्वर की मदर, सेम हैट पहने हुए हैं। ये हैट इंटीग्रेशन का सिंबल है, यानी यह फैक्ट कि अब ब्लैक्स और वाइट्स सेम थिंग्स अफोर्ड कर सकते हैं, सेम बसेस में ट्रैवल कर सकते हैं, सेम हेड्स पहन सकते हैं। हेड दोनों वुमन को एक सेम प्लेन पे लाता है, स्टेटस और क्लास के टर्म्स में। लेकिन आयरनी ये है कि वो सेम हेड पहने हुए दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। एंड पेनी भी उतना ही इम्पोर्टेंट सिंबल है। मिसेस चेस्नी की पेनी किसी इनोसेंट जेस्चर की तरह नहीं देखी जाती। सेंचुरीज ऑफ ऑपरेशन के बाद जब व्हाइट्स ने ब्लैक्स को सिर्फ बेसिक हैंडआउट्स दिए हैं, पेनी देने का एक्ट पैट्रोनाइजिंग और कंडेसेंडिंग हो जाता है। कार्वर की मदर का रिएक्शन सेंचुरीज ऑफ रेस का आउटबर्स्ट है, एक सिंगल पेनी के रिस्पॉन्स में। नेंडिंग, द फाइनल कन्वर्जेंस, नेंटाइटल एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज का मतलब इस एंडिंग में क्लियर होता है। मिसेस चेस्टनी कहती थी कि ब्लैक्स अपने ऑन साइड ऑफ द फेंस पे राइज करें, लेकिन जब कोई चीज राइज करती है तो कन्वर्स करना इनएविटेबल है। ब्लैक्स राइज कर रहे हैं और वो वाइट्स के साथ कन्वर्स करेंगे, चाहे वाइट्स चाहें या ना चाहें। न्यूलियन के लिए कन्वर्जेंस तब आता है जब उसकी मदर डाइंग कंडीशन में होती है और वो रियलाइज करता है कि वो एक्चुअली कितना डिपेंडेंट था उसकी मदर पे, चाहे वो कितनी भी कंटेम्प्ट दिखाता रहा। उसकी मदर की डेथ में वो पहली बार जेन्युइनली वल्नरेबल और लॉस्ट फील करता है। वो अपनी मदर को नाम से पुकारता है, ये लव जो उसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, बट अब बहुत देर हो चुकी है। नेमेसिस चेस्टनी की डाइंग स्टेट में वो ग्रैंडपा और कैरोलाइन को कॉल करने को कहती है, जो बहुत पहले गुजर चुके हैं। वो लिटरली पास्ट में वापस चली गई है। ये ब्यूटीफुल और ट्रेजिक है। 9 थीम्स। एग्जाम रेडी एनालिसिस। 9 पहला थीम है रेसिज्म की न्यूआंस्ड एक्सप्लोरेशन। ये स्टोरी ब्लेटेंट रेसिज्म की स्टोरी नहीं है, ये सबटल एवरीडे रेसिज्म की स्टोरी है। मिसेस चेस्टनी ओपनली रेसिस्ट नहीं है, लेकिन वो कार्वर के साथ खेल भी करती है और पेनी देने की कोशिश भी करती है, लेकिन पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड के साथ। जूलियन अपने आप को एंटी रेसिस्ट कहता है, लेकिन एक्चुअली वो ब्लैक पीपल को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करता है अपनी मदर को इरिटेट करने के लिए। ओकॉनर ये सजेस्ट करती हैं कि ये सबटल, अनकॉन्शियस रेसिज्म समटाइम्स ब्लेटेंट रेसिज्म से ज़्यादा डेंजरस होती है। दूसरा थीम है सोशल ऑर्डर का ब्रेकडाउन। ट्रेडिशनल सदर्न सोसाइटी में हु यू आर डिटर्मिन करता था तुम्हारी जगह। मिसेस चेस्टनी इसको फॉर्मली बिलीव करती है, लेकिन इंटीग्रेशन ने इस हायरार्की को चैलेंज किया है। ओकॉनर यह सजेस्ट करती हैं कि कोई बेटर ऑर्डर नहीं आया इनकी जगह पे, सिर्फ केओस आया। स्टोरी का एंडिंग सजेस्ट करता है कि एक शेयर्ड सोशल ऑर्डर की पॉसिबिलिटी बहुत ब्लीक है। न तीसरा थीम है रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। जूलियन सोचता है कि वो एनलाइटेंड है, लेकिन वो एक्चुअली अपने मेंटल बबल में है। मिसेस चेस्टनी सोचती है कि वो काइंड और ग्रेशियस है, लेकिन वो पैट्रोनाइजिंग है। कार्वर की मदर सोचती है कि पेनी एक हैंडआउट है, लेकिन मिसेस चेस्नी की नीयत जेन्युइनली वार्म थी टुवर्ड्स द चाइल्ड। ये डाइवर्जेंस इन परसेप्शंस ही कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस करता है। नैरेटिव टेक्निक नो कॉर्नर स्लाइटली मॉडिफाइड ऑमनिशेंट पॉइंट ऑफ व्यू यूज करती हैं। स्टोरी प्राइमरीली जूलियन की पर्सपेक्टिव से टेल की जाती है, लेकिन नैरेटर इन और आउट ऑफ जूलियंस माइंड मूव करता है। ये टेक्निक इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब हम जूलियन की नज़र से सब देखते हैं, तो हम इजीली जूलियन की मदर को मिसजज करते हैं। हम उसके बारे में वही सोचते हैं जो जूलियन सोचता है। लेकिन ओकॉनर ने डिलिबरेटली ये चूज़ किया ताकि रीडर खुद रियलाइज़ करे कि वो भी जूलियन जैसी बायस से ग्रस्त हो सकता है। नया कैरेक्टर्स। क्विक समरी। जूलियन, रीसेंट कॉलेज ग्रेजुएट, अपने आप को लिबरल समझता है लेकिन एक्चुअली अपनी मदर से ज़्यादा डिफरेंट नहीं। ब्लैक पीपल से जेन्यूनली कनेक्ट नहीं कर सकता। अपनी मदर के लिए कंटेम्प्ट दिखाता है लेकिन डीपली डिपेंडेंट भी है उनसे। उसकी मेंटल बबल उसकी बिगेस्ट वीकनेस है क्योंकि वो उसे रियलिटी से डिस्कनेक्ट करती है। नोलियन की मदर, मिसेस चेस्टनी, ओल्ड सदर्न जेंटिलिटी की रिप्रेजेंटेटिव है।
रेसिस्ट एटीट्यूड्स रखती है लेकिन ओपनली क्रूअल नहीं है, पास्ट में जी रही है। जेन्युइनली अपने बेटे की केयर करती है, इसलिए उसे अकम्पनी करवाती है क्लासेस में। पेनी का एक्ट कंडिसेंडिंग था, लेकिन उसकी नीयत काइंड थी टुवर्ड्स कार्वर एज अ चाइल्ड। उसकी डेथ ट्रेजिक है क्योंकि वो अपने पास्ट में वापस चली गई डाइंग मोमेंट में। नाइन कार्वर की मदर, ब्लैक वुमन जो अपनी डिग्निटी फियर्सली प्रोटेक्ट करती है। सेंचुरीज ऑफ ऑपरेशन की वजह से वो मिसेस डेस्टिनी की एनी जेस्चर को चैरिटी या कंडेसेंशन की तरह रीड करती है। उसका रिएक्शन वायलेंट है लेकिन सेंचुरीज ऑफ रेज का प्रोडक्ट है। और एक फाइनल थॉट, इस स्टोरी का मैसेज ये है कि इंटीग्रेशन सिर्फ एक लॉ पास कर देने से नहीं आता, वो दिल से आता है, सोच से आता है, अपने बायसेस को एक्नॉलेज करने से आता है। हर कैरेक्टर इस स्टोरी में अपने बायसेस के ब्लाइंड स्पॉट्स में जीता है, और ट्रेजेडी तब होती है जब वो ब्लाइंड स्पॉट्स रियलिटी से कोलाइड करते हैं। ओ कॉर्नर कोई सॉल्यूशन नहीं देती, सिर्फ मिरर दिखाती है, और वो मिरर आज भी रेलेवेंट है।